तो आज हम पढ़ेंगे कि मौर्य समाज जो हमारा है उसके बारे में हम आज जानेंगे। उसका बेसिक जो है मौर्य समाज का उद्गम कैसे हुआ और इसके अंदर कौन सा राज्य किया, कितने लोगों ने राज्य किया, तो आज उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य जो हमारा है वो चंद्रगुप्त मौर्य को आता है। तो जो मौर्य साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से घानानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश शासन की नींव रखी। जो हमारा मौर्य साम्राज्य का जो उद्गम हुआ था तो उसके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये उसके उन्होंने राज्य की उत्पत्ति की। और राज्य की उत्पत्ति उन्होंने कैसे की, तो जो हमारे 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से घानानंद नाम के व्यक्ति की उन्होंने हत्या कर दी। और इसके बाद फिर उन्होंने मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश शासन की स्थापना की या नींव रखी। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि मौर्य गुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। सन 305 ईस्वी पूर्व जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था। 305 ईस्वी में उन्होंने जब अपना राज्य स्थापित कर लिया, इसके बाद आपस में जब उनका झगड़ा हुआ तो 305 ईस्वी पूर्व उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हरा दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का समर्थक था। जो चंद्रगुप्त था वो जैन धर्म का समर्थक था, वो जैन धर्म को मानता था। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। जो मौर्य साम्राज्य का जो मौर्य का राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य में जो राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, उनके जो राज्य में जो शिक्षा का सर्वाधिक जो केंद्र था वो तक्षशिला को दिया जाता है, तक्षशिला माना जाता था। वहाँ पर जो शिक्षा का मेन केंद्र जो मुद्दा स्थान था वो था हमारा तक्षशिला। इसका अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य चाणक्य ने की थी। जो हमारा अर्थशास्त्र है तो उसकी जो संरचना की थी वो कौटिल्य चाणक्य ने की थी या कौटिल्य चाणक्य के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। जो हमारा यूनानी शासक सेल्यूकस था उसने निकेटर ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसको भेजा था या अपना सेवक के रूप में उसको भेजा था उसके दरबार में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में अपना शरीर त्याग दिया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें श्रवणबेलगोला में अपना अंतिम शरीर जो था उनकी सांसें थी वो टूट गई और उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। इसके बाद हमारा आता है बिंदुसार। बिंदुसार क्या है, तो जो बिंदुसार है तो बिंदुसार में हमारे चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोही हुए जिन्होंने दबाने के लिए उससे पहले सुसीम को एवं बाद में अशोक को भेजा। उन्होंने जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे जब उनका राज्य चलाते थे और अचानक जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद जो उनका पुत्र है बिंदुसार वो राज्य गद्दी पर बैठ जाता है। और अपने राज्य शासन काल में तक्षशिला के 2 विद्रोह हुए और इसके बाद जो दबाने के लिए उन्होंने उनके लिए पहले सुसीम को एवं बाद में अशोक को भेजा। उनको डराने के लिए और उनसे राज छीनने के लिए जो थे उन्होंने पहले सुसीम अपने दरबारी और फिर उसके बाद अशोक को भेजा था कि जाओ उसको डराओ धमकाओ और उससे राज छीनने की धमकी दे के आओ। फिर इसके बाद हमारा आता है सीरिया के शासक। जो सीरिया था, सीरिया के शासक कौन थे, तो सीरिया के शासक जो थे हमारे वो थे एंटियोकस ने और डामेकस को तथा मिस्र के शासक टाइलेमी। फिर इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद अशोक का जो था 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी पर अशोक बैठा।
राजगद्दी पर बैठने के समय वह अवंती का राज्यपाल था। जब अशोक ने 269 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, तब उससे पहले वो अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी में बैठने से पहले वो अवंती का राज्यपाल था। इसके बाद फिर वह अशोक और राजगद्दी पर बैठ गया, मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। इसके बाद 216 ईस्वी पूर्व में हुए रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उसने जब वहाँ पर विद्रोह हुआ, वहाँ पर वहाँ पर कई लोगों के खून बहे और वहाँ पर कई लोग मारे गए। तो इस मुसीबत को देखकर उसने फिर अपना जो भी था अपना बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को मानने लगा। इसके बाद अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। जो हमारा अशोक था उसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। जो सांची में जो स्तूप है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद अशोक ने अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। जो हमारा अशोक ने अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद आता उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। जो हमारे अशोक जी थे, उन्होंने अपने पुत्र और अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था कि जाओ और तुम लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करो, लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक करो जाके। इसके बाद अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा। जब अशोक गद्दी से हट गया, अशोक की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो था तो कुणाल गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठ गया। फिर बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक था। फिर कुणाल बैठा, अशोक के बाद मगध की गद्दी पर कुणाल बैठा और कुणाल की गद्दी के बाद, कुणाल के हटने के बाद, फिर जब कुणाल की समाप्ति हुई उसके बाद बृहद्रथ बैठा और बृहद्रथ ही इस शासन का अंतिम राजगद्दी पर बैठने वाला एक अंतिम जो व्यक्ति था वह बृहद्रथ था। इसके बाद अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ के सिंह स्तंभ को एकात्मक स्तंभ का सर्वोत्कृष्ट माना गया। जो हमारा अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ है वह सारनाथ के सिंह स्तंभ को एकात्मक स्तंभ का सर्वोत्कृष्ट माना गया है। तो मौर्य साम्राज्य का जितना भी डिटेल्स था वो मैंने आपको सब अपने द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है और अपने शब्दों द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो जो भी